कल के लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेट ए सेट बी के इक्विवेलेंट कहलाता है, या हम कहते हैं सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, और उसे सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं ए टिल्डा बी। और इसके मतलब क्या है, इसके मीनिंग क्या है ए टिल्डा बी के या सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी के? इस फ्रेज की मीनिंग ये है कि अगर देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, अगर सेट ए से सेट बी में एक ऐसा फंक्शन एफ एग्जिस्ट करे जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो फिर इस फिनोमिना के लिए जो हम फ्रेज यूज करते हैं वो ये है सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, और सिंबॉलिकली इस बात को ऐसे लिख देते हैं। तो अगर ये लिखा हो ए टिल्डा बी तो इसका मतलब ये है कि सेट ए से सेट बी में एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। और फिर एग्जांपल में हमने ये एग्जांपल देखी थी, इस सेट आर में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट टी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो सेट आर से सेट टी में एक बाइजेक्टिव फंक्शन ये डायग्राम में दी गई है, तो ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं। लेकिन एग्जांपल 1.2 में दिए गए सेट्स m और n ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है, क्योंकि हम सेट m से सेट n में बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। फिर एग्जांपल 1.3 इंपॉर्टेंट है, इसमें सेट g दिया हुआ है जो क्लोज्ड इंटरवल है फ्रॉम 0 to 1, और सेट h दिया हुआ है जो क्लोज्ड इंटरवल है फ्रॉम 2 to 5, और ये फंक्शन f g से h में जो इस अंदाज में डिफाइन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये फंक्शन वेल डिफाइंड भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इस फंक्शन के जरिए ये सेट्स g और h इक्विवेलेंट हैं, g इज इक्विवेलेंट टू h। कल मैंने आपसे कहा था कि आपने इस फंक्शन को वन वन और ऑन टू प्रूव करना है और फिर अपना आंसर मुझसे शेयर करना है। तो कितने स्टूडेंट्स ने इसको वन वन और ऑन टू प्रूव किया है? सर मैंने किया था, लेकिन सर मैं आपको शेयर नहीं किया है आपसे। शेयर करें, अभी शेयर करें फौरन यस सर। उसको डिस्कस कर लें हम। अगर मिस्टेक्स हैं ठीक तो है सर। आपको मालूम हो जाए कि वन वन और ऑन टू कैसे लिखते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। क्योंकि इस सेक्शन में हम बार बार फंक्शंस डिफाइन करेंगे और उन्हें प्रूव करेंगे कि वो वन वन है और ऑन टू है। तो वन वन और ऑन टू प्रूव करने का तरीका आपको आना चाहिए, यानी प्रॉपर वे में उसको लिखना चाहिए आपको। तो शेयर करें ज़रा क्विकली इस ग्रुप में ही, मैं ओपन कर लेता हूँ उसको और डिस्कस कर लेते हैं। आपके अलावा और किसी ने, ये खालिद के अलावा किसी ने इसका इसको प्रूव किया हो? किसी ने प्रूव नहीं किया? और ये डेली का काम, डेली अगर आप करेंगे तो अच्छे मार्क्स ले पाएंगे आप, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपको इन दी एंड। अगर एकदम से पेपर अनाउंस हो जाते हैं मई जून में और आपने इसको डेली प्रिपेयर ना किया हुआ तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं ले सकेंगे आप। और ये पेपर है बहुत ही आसान, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं, 90 प्लस मार्क्स लिए जा सकते हैं। सर मैंने आपको सेंड कर हाँ दिया बस आ व्हाट्सएप गया पे। है। अच्छा तो ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, तो आपने फॉर x1 x2 इन g एंड लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 वन वन प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है आपने यस f सर, इज ये वन, वैसे रफ मैंने किया था। ठीक है ठीक है, f इज वन वन। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले लिया है आपने। अब दो इमेजेस को इक्वल ले लिया है, यानी दो एलिमेंट्स के इमेजेस को इक्वल ले लिया है। तो अब f ऑफ x1 बाई डेफिनीशन ये आ जाता है 3x1 प्लस 2, और f ऑफ x2 बाई डेफिनीशन ये आ जाता है 3x2 प्लस 2, ठीक है? अब ये स्टेप आपने बहुत क्विकली कर दिया है, डायरेक्टली x1 इज इक्वल टू x2। इसमें आप 2 को 2 के साथ यस कैसे सर।
2 को 2 के साथ कैंसिल कर सकते थे, फिर 3x1 यस इज सर। इक्वल टू 3x2 आ जाता, और फिर 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दें, और फिर यस सर, x1 मैं इज इक्वल टू डायरेक्ट। x2। ठीक है, स्टिल ठीक है, ये तो आसान सी बातें थी। f इज 1 1, ठीक हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। अगर दो इमेजेस इक्वल हैं तो फिर वो जिन प्री इमेजेस के इमेजेस हैं, या x1 x2 जिन दो एलिमेंट्स के इमेजेस थे, वो एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट नेम्स हैं, ये कोई डिफरेंट नहीं है। तो f इज 1 1। अच्छा, इसके बाद f इज ऑन टू, let y belongs to h and x belong to g and f of x is equal to 3x plus 2। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है। let y is equal to 3x plus 2, y minus 2 is equal to 3x, x is equal to y minus 2 over 3, put in equation 1। ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो f of x is equal to y minus 2 plus 2, f of x is equal to y. So for each y belongs to h, there exists an element x belongs to g such that f of x is equal to y। ये आपने लिखी तो ठीक है हम बातें, लेकिन प्रिसाइज वे में नहीं लिखी हुई। मतलब ऑन टू प्रूव करते वक्त हम इस फंक्शन की जो कोड डोमेन होती है उसके लिए दिखाते हैं कि उसके हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद है। अब फंक्शन f है फ्रॉम g टू h, तो h के हर एलिमेंट का हमने ये दिखाना है कि एक प्री इमेज मौजूद है, यानी g में एक एलिमेंट मौजूद है जो फंक्शन f के अंडर इस h के दिए गए एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो ये तो आपने, ये मैं खुद शेयर कर देता हूँ, ये ठीक ही लिखा हुआ है आपने, लेकिन इसको ज़्यादा प्रिसाइज वे में लिखा जा सकता है। तो इसको मैंने आपसे शेयर किया है सोल्यूशन, वो डिस्कस कर देता हूँ। ये ऑन टू को डिस्कस कर रहे हैं। लेट y बिलोंग्स टू कोड डोमेन ऑफ फंक्शन f। फंक्शन f की जो कोड डोमेन है सेट h, उसमें से एक एलिमेंट लेते हैं और ये शो कर देते हैं कि इस एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद है। तो क्वेश्चन ऑन टू के लिए यही है, कैन वी फाइंड एन एलिमेंट t इन द डोमेन ऑफ फंक्शन with the property that this t is associated with y under f। तो क्या इस y का कोई प्री इमेज t मौजूद है इस क्लोज इंटरवल 0 1 में? तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, इसके आंसर के लिए देखते हैं कि अगर फर्ज कर लें कोई t मौजूद हो डोमेन में जो एसोसिएट हो रहा हो y के साथ अंडर फंक्शन f, तो फिर ये हो रहा होगा ना, अगर t एसोसिएट हो रहा है y के साथ अंडर फंक्शन f, तो f ऑफ t इज इक्वल टू y होगा। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक f ऑफ t तो इक्वल होगा 3t प्लस 2 के, तो फिर 3t प्लस 2 y के इक्वल होगा। और यहां से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3t इज इक्वल टू y माइनस 2 और t इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 3। तो अब ये जो t की वैल्यू आई है ये डोमेन में मौजूद है, क्लोज इंटरवल 0 1 में मौजूद है। क्यों? क्योंकि जो हमने y लिया हुआ है ये y क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 टू 5 में मौजूद है, यानी y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है और 5 या 5 से कम है। तो ये देखें यहाँ पर y माइनस 2 जब करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 या 0 से बड़ा होगा और 3 या 3 से छोटा होगा। लेकिन फिर जब उस आंसर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो आउटपुट आएगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 या 1 से छोटी हो जाएगी। तो ये जो y शुरू में हमने लिया था क्लोज इंटरवल 2 से 5 में, उसके लिए
हमने एक प्री इमेज टी मालूम कर लिया है क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में, जो फंक्शन एफ के अंडर एसोसिएट हो रहा है y के साथ। Thus, for this value of t, y minus 2/3 in the domain of function, we have f of t is equal to y. अब ये t एसोसिएट हो रहा है y के साथ, मीन्स कि y का प्री इमेज डोमेन में मौजूद है, और ये y की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, क्योंकि हमने तो y आर्बिट्रेरी लिया हुआ था। तो ये इस को डोमेन के हर एलिमेंट y के लिए ये ट्रू है कि एक प्री इमेज t हमें डोमेन में मिल जाता है। Accordingly, every element of codomain has a pre-image under f. ये आगे कॉर्नर पे f लिखा हुआ था। This implies f is onto function from closed interval 0-1 to closed interval 2-5. तो आपने यही लिखा हुआ था। ठीक है, आपका भी लिखा हुआ, यस सर। लेकिन इसको ऐसे जरा प्रिसाइज करके लिखा जा सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी से, ये इन जनरल है। इन जनरल, अगर फंक्शन एफ हो क्लोज्ड इंटरवल 0-1 टू एनी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम रियल नंबर ए टू रियल नंबर बी, ए की वैल्यू -100 हो, बी की वैल्यू 70 हो, और ए और बी की ये खूबी है कि ए बी दोनों रियल नंबर्स होंगे और ए स्ट्रिक्टली स्मॉलर होगा बी से, ए इज लेस देन बी। तो फिर इस क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0-1 से क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में हम ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं, f of x is equal to b minus a into x plus a। तो ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ है f of x is equal to b minus a into x plus a, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0-1 on to closed interval a to b। Thus, ये closed interval 0-1 is equivalent to closed interval from a to b। तो हम दो क्लोज्ड इंटरवल लें, एक ये क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0-1, तो ये क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0-1 रियल लाइन के किसी भी दूसरे क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के इक्विवेलेंट होगा। तो इसको भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1-1 है और ऑन 2 है, और ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। तो अब आपका नेक्स्ट टास्क ये है, असाइनमेंट ये है कि आप इसको प्रूव करेंगे ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, 1-1 है और ऑन 2 है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। इन एग्जाम्पल 1.4, ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमने देखा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इक्विवेलेंट है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स के, जिसमें ये सेट E हमने लिया और इसमें इवन नेचुरल नंबर्स लिखे 2, 4, 6, और ये E सबसेट है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो हमने देखा था कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स ये दोनों इन्फिनिट सेट्स हैं, और ये दोनों इक्विवेलेंट हैं क्योंकि इनके दरमियान ये बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और ये E सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो ये कह रहे हैं इन एग्जांपल 1.4 वी सी दैट द इनफिनिट सेट n द नेचुरल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये अपने एक प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स के। दिस प्रॉपर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफिनिट सेट्स। कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई सेट अपने ही सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाए, ये खूबी है इनफिनिट सेट्स की। जब मींस कि हमें एक इनफिनिट सेट दिया गया हो
तो वो अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाता है। ये फाइनाइट सेट में ये खूबी मौजूद नहीं है। अगर आप कोई फाइनाइट सेट लें तो वो अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं होता, लेकिन इन्फिनिट सेट्स की ये खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने ही प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट वी नाउ state formally definition 9.2, a set is infinite if it is equivalent to a proper subset of itself, otherwise a set is finite. इस डेफिनेशन को हम यूज किया करेंगे किसी सेट को इन्फिनिट प्रूव करने के लिए। अगर कोई सेट अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाए तो फिर वो सेट इन्फिनिट सेट होगा, और अगर कोई सेट अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट ना हो तो फिर वो सेट फाइनाइट सेट होगा। एग्जांपल 1.5 ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट एक दिया जा रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है। लेट set A and set B be any two sets, then set A is equivalent to this set A cross singleton set 1, or set B is equivalent to set B cross singleton set 2. अब ये जो राइट साइड पे सेट लिखा हुआ है A क्रॉस सिंगलटन सेट 1, ये कौन सा सेट है? इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? इस सेट के एलिमेंट्स कैसे होंगे? ऑर्डर पेयर होंगे सर। ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और मसलन मुझे लिखना है फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का कोई एलिमेंट होगा तो उसको स्मॉल ए लिख लेते हैं, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा सेट ए का, इन तमाम एलिमेंट्स इन अदर वर्ड्स आएंगे। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर का? वन होगा सर। वन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, वेयर ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। और इसी तरह से ये जो नीचे सेट लिखा हुआ है बी क्रॉस सिंगलटन सेट 2, इसके एलिमेंट्स भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और इन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? इस सेट के सेकंड ऑर्डर्ड पेयर्स, सेकंड कंपोनेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर 2 होगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, होगा सर। ठीक हो गया। अब देखें ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये नीचे बात लिखी हुई है, इसको डिस्कस करता हूं मैं। अगर हमें दो सेट्स दिए हुए हैं ना, सेट ए और सेट बी, तो अगर तो वो सेट्स डिसजॉइंट नहीं है, यानी उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो फिर भी उन दो सेट्स के जरिए हम दो और सेट्स बना लेते हैं। मसलन जैसे इस ए से हमने ये सेट बनाया, सेट ए क्रॉस सिंगलटन सेट 1, और सेट बी के लिए ये सेट बना लिया सेट बी क्रॉस सिंगलटन सेट 2। अब ये नए जो सेट हमने इनके लिए बनाए हैं ये इक्विवेलेंट हैं ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं, यानी सेट ए इस सेट के इक्विवेलेंट है और सेट बी इस सेट के इक्विवेलेंट है। तो और इनकी अब खूबी ये है कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं। और ये इक्विवेलेंट, ये सेट ए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि ये जो फंक्शन स्मॉल एफ है सेट ए से सेट ए क्रॉस सिंगलटन सेट 1 में, जिसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, एलिमेंट ए एसोसिएट हो रहा है इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ A1 के साथ फॉर ऑल ए इन सेट ए, और ये फंक्शन जी सेट बी से बी क्रॉस सिंगलटन सेट 2 पर ये जो ऐसे डिफाइन हो रहा है कि बी एसोसिएट हो रहा है इस ऑर्डर्ड पेयर B2 के साथ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। ये फंक्शंस वेल डिफाइंड हैं, 1 1 हैं, ऑन 2 हैं ऑब्वियसली। तो ये फंक्शन बाइजेक्शंस हैं। तो ये ए और ए क्रॉस सिंगलटन 1 इक्विवेलेंट हैं और बी और बी क्रॉस सिंगलटन सेट 2 इक्विवेलेंट सेट्स हैं। Moreover, although set A and B need not be disjoint, शुरू में जो हमें ए और बी दिए हुए हैं ये जरूरी नहीं है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हों, इनमें कुछ कॉमन हो सकता है। लेकिन नोट दैट
इनसे जो हमने नए इनके इक्विवेलेंट सेट्स बनाए हैं, ए क्रॉस सिंगलटन सेट 1 और बी क्रॉस सिंगलटन सेट 2, ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। अब ये दो सेट्स क्यों डिसजॉइंट हैं? इनमें कोई एलिमेंट कॉमन क्यों नहीं हो सकता? सर ये फर्स्ट सेट जो है उसमें जो सेकंड एलिमेंट वो 1 आएगा हाँ और दूसरे सेट में सेकंड एलिमेंट 2 आएगा सर, तो हाँ, नहीं फर्स्ट हो सकता। सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका सेकंड कंपोनेंट 1 है और सेकंड सेट में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड कंपोनेंट 2 है। तो ये इनमें इस फर्स्ट सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कभी भी सेकंड सेट में मौजूद किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की इक्वल होने की डेफिनेशन जो हम लिखते हैं या पढ़ते हैं वो ये है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स तब इक्वल होते हैं जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों, यानी फर्स्ट कंपोनेंट्स दोनों के सेम हो और सेकंड कंपोनेंट्स भी सेम हो। तो इन दो सेट्स के में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इस फर्स्ट सेट में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड कंपोनेंट 1 है और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में मौजूद सेकंड सेट में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड कंपोनेंट 2 है। और ये बात लिखी हुई है, सिंस ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द फर्स्ट सेट contains 1 as a second element and each ordered pair in the second set contains 2 as a second element. तो इन सेट्स में मौजूद जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। वी कंक्लूड दिस सेक्शन विद अ थ्योरम व्हिच वी शैल यूज लेटर इन द चैप्टर। अब ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की सिग्निफिकेंस का भी अंदाजा होगा जब हम इस थ्योरम को यूज करेंगे। तो द रिलेशन इन सेट्स डिफाइंड बाय ए इज इक्विवेलेंट टू set B is an equivalence relation.